Hi, myself Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College Seeker. Students, today we are going to study about quantity theory of money. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य संबंध को बताता है। शुरुआत हम फिशर के सौदा समीकरण से करते हैं। फिशर का सौदा समीकरण जो कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इस सौदा समीकरण की सहायता से हमें फिशर ने यह समझाने का प्रयास किया है कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको मुद्रा की मात्रा के बारे में परिचय कराती हूँ कि मुद्रा की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, इसमें हम मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों को शामिल कर लेते हैं। मुद्रा की मांग किसके द्वारा की जाती है? वी ऑल डिमांड फॉर मनी, हम सब मुद्रा की मांग करते हैं। बट हु सप्लाइज मनी? मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? मुद्रा की पूर्ति किसी भी राष्ट्र में उस राष्ट्र के केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। हमारे राष्ट्र में हमारा भी एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र में मुद्रा की पूर्ति करने का कार्य उस राष्ट्र का केंद्रीय बैंक करता है। लीजिए अब हम फिशर का सौदा समीकरण शुरू करते हैं। फिशर ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत इन 4 वेरिएबल्स को शामिल किया है जो कि एम, पी, वी एंड वी के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे पहले हम एम से शुरुआत करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मनी। एम मुद्रा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एम का मतलब है मुद्रा की मात्रा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मुद्रा की मात्रा में हम मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को शामिल करते हैं। इस सिद्धांत में ये माना गया है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। एक्चुअली ये एम जो है ये मुद्रा की पूर्ति को बता रहा है, बट ये अंडरस्टूड है कि मुद्रा की मांग भी इस के साथ साथ इतनी ही की जा रही है, यानी हर स्टेज पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, जिसे हम एम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसके पश्चात आ जाता है पी। पी फॉर जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मीन सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की कीमत से नहीं है, बल्कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उन समस्त वस्तुओं की कीमतों का एक प्रकार से औसत निकाला जाता है जो कहलाता है सामान्य कीमत स्तर। इसके पश्चात बी, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट परचेसिंग पावर ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति ही मुद्रा का मूल्य कहलाती है। इसके पश्चात आता है वी, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मीन्स मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा का चलन वेग क्या है, इसे मैं आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ। मुद्रा का चलन वेग से अभिप्राय ये है कि मुद्रा जो है वह प्रतिदिन कितने हाथों से होकर के गुजरती है। जिस तरह हम मनुष्य के चलने की गति का अनुमान लगाते हैं, उसके चलन वेग का पता करते हैं, उसी प्रकार मुद्रा का भी एक चलन वेग होता है। इसको मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए सुबह सुबह एक व्यक्ति 10 रुपए का नोट लेकर के बाजार जाता है और दूध वाले के पास जाता है। वो 10 रुपए दूध वाले को देकर के दूध खरीद के आ जाता है। थोड़ी देर बाद में दूध वाला 10 रुपए का नोट लेकर के चाय की थड़ी पर जाता है, चाय पीता है, 10 का नोट चाय की थड़ी पर देकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वही चाय की थड़ी वाला उसी 10 रुपए के नोट को लेकर के मेडिकल स्टोर पे जाता है, दवा खरीदता है, 10 रुपए का नोट मेडिकल स्टोर पे दे देता है। फिर थोड़ी देर के बाद मेडिकल स्टोर वाला उसी 10 रुपए के नोट को लेकर के सब्जी मंडी जाता है, 10 रुपए की सब्जी खरीदता है और वो 10 रुपए सब्जी मंडी में दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेता उस 10 रुपए के नोट को लेकर के ऑटो में बैठता है और वो ऑटो वाले को 10 रुपए का नोट दे देता है। ऐसे करते करते पूरा दिन निकलता है। तो ये एक 10 रुपए का नोट मान लीजिए कि दिन भर में 50 लोगों के हाथों से होकर के निकला है, तो 50 लोगों के माध्यम से इस 10 रुपए ने 500 रुपए के जितने व्यापार का कार्य किया है। इसका मतलब कि मुद्रा की मात्रा कितनी है? रुपए केवल 10 हैं। 10 रुपए के नोट ने 500 रुपए की मात्रा तक के व्यापार को संपादित किया है। तो ये कहलाता है मुद्रा का चलन वेग, यानी 50 हाथों से होकर के 10 रुपए का नोट एक दिन में गुजरा है। ये कहलाता है मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा का चलन वेग कई चीजों से प्रभावित होता है, जैसे मुख्य रूप से कि भुगतान की अवधि से ये प्रभावित होता है। भुगतान की अवधि कई प्रकार की होती है। बहुत से लोग हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन मजदूरियों की प्राप्ति होती है। जब डेली बेस पे भुगतान किया जाता है तो मुद्रा का चलन वेग 365 होता है। क्यों? क्योंकि जब मजदूरी मिलती है तो व्यक्ति बाजार जाता है वस्तु खरीदने के लिए और वस्तु खरीद करके लाता है। तो जैसे भुगतान की जो अवधि है वो जैसे कम होगी, यानी प्रतिदिन है, दैनिक है, तो इसका चलन वेग होगा 365। यदि भुगतान की अवधि मासिक है तो मुद्रा का चलन वेग 12 हो जाता है, क्योंकि एक वर्ष की अवधि में 12 बार भुगतान किया जाएगा। अगर ये अवधि साप्ताहिक है तो मुद्रा का चलन वेग 52 होगा, क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह आ जाते हैं।
तो इस तरह आपने देखा कि मुद्रा के चलन वेग का अभिप्राय होता है कि मुद्रा जो है वह कितने हाथों से होकर के गुजरी है। मुद्रा की मात्रा जितनी अर्थव्यवस्था में होती है उससे कई गुना ज्यादा व्यापार कार्य संपादित करती है। तो इस तरह आपने देखा एम, पी, वी एंड वी, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, जनरल प्राइस लेवल, वैल्यू ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, ये 4 महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं जिनके आधार पर हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत को पढ़ेंगे। अब इन 3 के मध्य हम इन 3 वेरिएबल्स को लेते हैं। एम फॉर मनी, मुद्रा की मात्रा जो कि मुद्रा की पूर्ति को बता रही है, पी फॉर जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य कीमत स्तर, और वी फॉर वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य। इन तीनों के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मुद्रा की जो मात्रा है उसमें और सामान्य कीमत स्तर, इन दोनों के बीच में फिशर ने कहा है कि देयर आर डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी, अर्थात मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष धनात्मक और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष धनात्मक और आनुपातिक संबंध का मतलब ये है, इस टेबल को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो तुरंत प्रभाव से कीमत स्तर भी दुगुना हो जाता है। एक ध्यान देने वाली चीज है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है या कहें मुद्रा का जो मूल्य है, वो और कीमत स्तर, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जब कीमतें बढ़ जाती है तो हम उतनी ही मुद्रा में पहले से कम वस्तु खरीद पाते हैं। तो इस प्रकार जब मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है अर्थव्यवस्था में तो कीमत स्तर दुगना हो जाता है, लेकिन तुरंत प्रभाव से मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। इसी तरह यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर के चौगुना कर दिया जाए तो कीमतें भी बढ़कर के चौगुनी हो जाती है, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट करके चौथाई रह जाता है। और अगर मुद्रा का मूल्य आधा कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी आधा हो जाता है, परंतु मुद्रा का मूल्य बढ़कर के दुगुना हो जाता है। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा को घटा करके चौथाई कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी घट करके चौथाई हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ करके चौगुना हो जाएगा। इसे हम इस रेखा चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में आपको 45 डिग्री की एक रेखा बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर हमने मनी सप्लाई को लिया है और ओ वाई एक्सिस पर हमने जनरल प्राइस लेवल को लिया है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जब मनी की क्वांटिटी 1 है तो प्राइस भी 1 है। जब क्वांटिटी बढ़ा करके 2m यानी मनी सप्लाई को जब दुगना कर दिया जाता है तो इमीडिएटली प्राइसेस भी बढ़ करके 2p यानी डबल हो जाती है। जब प्राइस मनी सप्लाई बढ़ा करके 3 गुना कर दी जाती है देन प्राइसेस भी बढ़ करके 3 गुनी हो जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि देयर आर डायरेक्ट, पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी। अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में आपको ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई जो रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा वैल्यू ऑफ मनी को बता रही है, मुद्रा के मूल्य को बता रही है। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर मनी सप्लाई को लिया गया है और ओ वाई एक्सिस पर वैल्यू ऑफ मनी को प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं कि जब मुद्रा की मात्रा 1m है तो मुद्रा का मूल्य जो है वह 1/p है। जब मात्रा बढ़कर के दुगनी हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य जो है वो 1/2p हो जाता है यानी आधा हो जाता है। और फिर जब ये 3m हो जाती है तो 1/3p मुद्रा का मूल्य हो जाता है। और इस मुद्रा के मूल्य को हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/p इंटू m, m मनी सप्लाई को डिनोट करता है। तो यहाँ पर मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो m/p आ जाती है। जब मनी सप्लाई डबल हो जाती है तो 1/2p इंटू 2m इज इक्वल टू m/p। इसी तरह 1/3p इंटू 3m इज इक्वल टू m/p। यानी ये जो वक्र है ये मुद्रा के मूल्य को प्रदर्शित करता है। ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। कितनी कमी होती है? ये कमी भी आनुपातिक रूप से होती है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि m और p के मध्य तो प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है, p और v के मध्य भी प्रत्यक्ष और ऋणात्मक संबंध होता है। जब p दुगना होता है v आधा हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस सिद्धांत की मान्यताओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली मान्यता है पूर्ण रोजगार की मान्यता, अर्थात फिशर ने अपने सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता को विद्यमान माना है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कार्य को करने के इच्छुक और सक्षम समस्त व्यक्तियों को कार्य की प्राप्ति हो चुकी है, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। इसी प्रकार इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति भी विद्यमान है। पूर्ण प्रतियोगिता
बाजार की वह दशा होती है जिसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं और जो उद्योग है वो बहुत सारी फर्मों का समूह होता है, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन इसमें स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। फिशर जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि सरकार आएगी तो अर्थव्यवस्था में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात अगली मान्यता है मजदूरी और कीमतें लोचशील होती है, अर्थात जो जनरल प्राइस लेवल है और वेजेज इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चाहे कीमत स्तर और मजदूरी की दरों में वृद्धि हो सकती है, जब चाहे इनमें कमी की जा सकती है। इसी तरह अगली जो मान्यता है वो है नकद शेष नहीं रखा जाता है। नकद शेष नहीं रखा जाता है, इसका मतलब कि फिशर की मान्यता थी कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज, अर्थात मुद्रा की मांग केवल सौदा उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। उस समय में लोग मुद्रा केवल अपने सौदा उद्देश्य यानी अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए केवल मुद्रा की मांग करते थे, इससे ज्यादा मुद्रा का कोई महत्व अर्थव्यवस्था में नहीं था। इसीलिए उनकी ये मान्यता थी कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज, मुद्रा को इकट्ठा करके नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है, मुद्रा केवल वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के काम में ली जाती है, इसलिए नकद शेष नहीं पाया जाता था, नहीं रखा जाता था। V और T ये दोनों कांस्टेंट होते थे। V से मतलब है मुद्रा का चलन वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी, और T फॉर ट्रांजैक्शन यानी व्यापार की मात्रा, अर्थात एक पर्टिकुलर समय में व्यापार की मात्रा और मुद्रा का चलन वेग दोनों कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। लास्ट की मान्यता जो है कि ये सिद्धांत अल्पकाल से संबंधित है, अल्पकालीन सिद्धांत है ये। अब इस सिद्धांत को हम समीकरण के रूप में देखते हैं। प्रारंभिक दौर में या कहें कि प्रारंभिक समीकरण जो फिशर ने प्रस्तुत किया था वो समीकरण था mv = pt। यहाँ पर जो mv और pt दिया हुआ है, इसमें 4 वेरिएबल हमारे सामने दिए हुए हैं। m का मतलब मुद्रा की मात्रा से है, v का मतलब मुद्रा के चलन वेग से है, P का मतलब सामान्य कीमत स्तर से है और T का मतलब ट्रांजैक्शन यानी अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा से है। ध्यान दीजिए, M का मतलब मुद्रा की पूर्ति, V का मतलब मुद्रा का चलन वेग, P का मतलब सामान्य कीमत स्तर और T का मतलब अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा। लेकिन कुछ समय पश्चात फिशर ने परिवर्तित समीकरण प्रस्तुत किया मुद्रा परिमाण सिद्धांत का, और उस परिवर्तित समीकरण में एम बी के साथ एम डैश वी डैश को भी शामिल कर दिया गया। एम डैश वी डैश का मतलब है, एम डैश का मतलब है क्रेडिट, एम फॉर करेंसी एंड एम डैश मीन्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये है साख मुद्रा, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा 2 प्रकार की पाई जाती है, एक है करेंसी और दूसरी है क्रेडिट। जिस तरह करेंसी की वेलोसिटी होती है उसी तरह क्रेडिट की भी वेलोसिटी शामिल की गई। सो वी डैश जो है ये साख मुद्रा के चलन वेग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह जो परिवर्तित समीकरण है एम बी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी, देन पी इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। इस समीकरण में एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि P का मतलब सामान्य कीमत स्तर है। इस सूत्र की सहायता से हम सामान्य कीमत स्तर को ज्ञात करेंगे, और सामान्य कीमत स्तर को ज्ञात करने के लिए जो वेरिएबल्स हमारे पास में दिए हुए हैं वो है एम वी। एम का मतलब मुद्रा की मात्रा, V का मतलब मुद्रा का चलन वेग, एम डैश मतलब साख मुद्रा, वी डैश मतलब साख मुद्रा का चलन वेग, और टी का मतलब अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा। अब हम इसे एक संख्यात्मक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा 200 है दी हुई, मुद्रा का चलन वेग 10 इकाई दिया हुआ है, और साख मुद्रा की मात्रा 900 है, साख मुद्रा का चलन वेग 20 है और ट्रांजैक्शन 20,000 है। देन फाइंड आउट P। अगर ये मान दिए हुए हैं तो हमें P को ज्ञात करना है। P को ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र को काम में लेंगे, P बराबर एम बी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। यहाँ पर देखिए P बराबर 200 गुणा 10, 200 m है, V का मान है 10 इसलिए 200 गुणा 10 प्लस m डैश 900 फिर इंटू वी डैश है 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि 200 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आता है, प्लस 900 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आएंगे, अपॉन टी का मान 20,000 दिया हुआ है। 18,000 में जब 2,000 जोड़े जाएंगे तो 20,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 1, अर्थात P का मान इकाई के बराबर
प्राप्त हमें होता है, यानी P इज इक्वल टू 1 हमें प्राप्त होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। अब मान लीजिए कि इस अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को जस्ट डबल कर दिया जाए, अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो इसका इस अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव होगा, इसका सामान्य कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कि हमने मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया है और मुद्रा जिसमें एम और एम डैश दोनों सम्मिलित है, यानी करेंसी और क्रेडिट दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं, तो हम दोनों की मात्रा को बढ़ाएंगे और वी और टी में कोई चेंज नहीं होगा। देयर आर नो चेंज इन वी, वी डैश एंड टी, क्योंकि मान्यता में आपने पढ़ा था कि वी और टी कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि एम जो पहले 200 था उसको हमने दुगना कर दिया, 400 कर दिया है। एम डैश जो पहले 900 था इसको हमने दुगना करके 1800 कर दिया है। अब हम पी का मान ज्ञात करेंगे, तो पुनः वही फार्मूला हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P बराबर पहले हमने 200 लिखा था, अब क्योंकि मुद्रा दुगनी हो गई इसलिए 400 गुणा 10 प्लस एम डैश भी डबल हो गया है 1800 इंटू 20 अपॉन 20,000। जब 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आएंगे, प्लस 1800 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 36,000 आएंगे। 36,000 में जब 4000 जोड़े जाएंगे तो 40,000 हो जाएगा। 40,000 बटा 20,000 टी, जो कि पहले भी 20,000 था अभी भी 20,000 है। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू आता है 2, यानी कीमत स्तर दुगना हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो थ्योरी फिशर ने दी थी वो प्रूव हो रही है। थ्योरी क्या थी कि देयर आर डायरेक्ट, प्रोपोर्शनेट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी। जैसा आपने इस उदाहरण में देखा कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है तुरंत प्रभाव से सामान्य कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। पहले कीमत 1 थी और अब कीमत बढ़ करके 2 हो जाती है, यानी कीमत दुगनी हो जाती है। तो इस तरह फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत यहाँ कंप्लीट होता है।